इसी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के बाद धान ने भी तोड़े खरीदी के सारे रिकॉर्ड। 8 करोड़ टन के पार पहुंचा सरकारी खरीद का आंकड़ा। पूर्वी क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात। और पद्मश्री किसान की सफलता की कहानी। पूर्वी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल से अब तक 24 मीट्रिक टन मूंगफली नेपाल निर्यात की गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। पूर्वी क्षेत्र से मूंगफली के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाओं के द्वार खोलने के तहत पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया गया है। मूंगफली के निर्यात में गुजरात और राजस्थान की बड़ी हिस्सेदारी है। देश में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल से मूंगफली के निर्यात करने पर देश के पूर्वी इलाके में फसल की निर्यात क्षमता में इजाफा होगा। 2020-21 के दौरान भारत ने 5,381 करोड़ रुपए की कीमत की 6,38,000 टन मूंगफली का निर्यात किया है। मूंगफली मुख्य रूप से इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देशों को निर्यात की जाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तिलहन के उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान लगाया है, उसके अनुसार 2020-21 में मूंगफली उत्पादन 101,19,000 टन होगा, जबकि 2019-20 में इसका उत्पादन अनुमान 99,52,000 टन था। मूंगफली की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में होती है। कुल पैदावार में खरीफ मौसम का हिस्सा 75% से अधिक है। पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन मूंगफली निर्यात। पूर्वी क्षेत्र से मूंगफली के निर्यात को बढ़ाने का प्रयास। 2020-21 में भारत ने 5,381 करोड़ रुपए की कीमत की 6,38,000 टन मूंगफली का निर्यात किया। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देशों को मूंगफली का निर्यात करता है भारत। 2020-21 में मूंगफली का 101,19,000 टन उत्पादन का अनुमान। 2019-20 में मूंगफली उत्पादन का अनुमान 99,52,000 टन था। खरीफ और रबी दोनों मौसमों में मूंगफली की खेती। अब आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि गेहूं के बाद अब धान ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 जून तक के आंकड़े बताते हैं कि धान की कुल खरीद अब तक 8,05,21,000 टन के पार पहुंच गई है। दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक खरीदी गई 8,05,21,000 टन में खरीफ और रबी दोनों फसलों के आंकड़े शामिल है। 4 जून तक खरीफ के दौरान खरीदारी 7,06,93,000 टन है, जबकि रबी मौसम में 98,28,000 टन धान एमएसपी पर खरीदी गई थी। इससे पहले सरकार ने सबसे ज्यादा 7,73,45,000 टन धान खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में खरीदी थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,19,42,000 किसानों को 1,52,022 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। वहीं रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,
राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 4 जून तक 4,13,91,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,68,45,000 टन थी। गेहूं की खरीद के भी सारे रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके हैं। इससे पहले एक सत्र में खरीदारी का रिकॉर्ड 3,89,92,000 था। बहरहाल इस साल अब तक की खरीदारी से करीब 45,06,000 किसान MSP का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 81,747 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 4 जून तक सरकार 7,51,279 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी कर चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,43,412 किसानों को करीब 3,928 करोड़ रुपए की आय हुई है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,81,000 टन दलहन और तिलहन की खरीदारी को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12 मासी खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें MSP से नीचे चली जाती है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों की भी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह से 5,089 टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु से की गई है। इससे 3,961 किसानों के खाते में 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी हुई है। फसल सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित तिथि से खरीद का काम शुरू कर देंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जल्द लौटेंगे कुछ खास जानकारियों के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अमरूद आमतौर पर हरे रंग का होता है, लेकिन आजकल ऐसी किस्में भी मौजूद हैं जो काटने पर अंदर से लाल निकलती हैं। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड भी ऐसी ही किस्म है। इसमें लाइकोपीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद में 7.14 मिलीग्राम। ये मात्रा दूसरी कई किस्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लाइकोपीन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खासतौर से प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अर्का किरण का गूदा कड़ा और गहरे लाल रंग का होता है। फलों का आकार गोल, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। यही वजह है कि ये किस्म व्यावसायिक दृष्टि से काफी बेहतर मानी जाती है।
इसके पौधे काफी फलदार होते हैं और दूसरी किस्मों के मुकाबले पहले ही पक जाते हैं। इनके पकने के दौरान बाजार में अमरूद की बहुत ज्यादा आवक नहीं हो रही होती। यही वजह है कि बाजार में इसके बेहतर भाव की उम्मीद रहती है। अर्का किरण अमरूद F1 हाइब्रिड को बेंगलुरु स्थित बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। कई किसान हैं जो इस किस्म से खासे प्रभावित हुए और इन्होंने इसकी खेती की जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलुरु का दौरा भी किया। फिर बाकायदा प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। अर्का किरण की अच्छी फसल के लिए 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लगाने होंगे। ये रोपाई की उच्च घनत्व वाली विधि है, जिसमें पौधों से पौधों के बीच 1 मीटर का, जबकि कतार से कतार के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाता है। अर्का किरण को साल में 2 बार रोपा जा सकता है, एक बार फरवरी में और दूसरी बार सितंबर में या उसके आसपास। अगर आप और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग का सहारा ले सकते हैं। अर्का किरण जूस बनाने के लिए उम्दा किस्म है। इसका 1 लीटर जूस 60 रुपए तक बिक जाता है। इंसानों की दखलंदाजी अब हमारे पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाने लगी है और अब ये संकट के बादल हमारे समुद्री जीवों पर भी मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि समुद्र के निचले तल पर एक पूरी आबादी रहती है और ये समुद्री जीव कहीं ना कहीं हमारे रोजाना की जिंदगी का एक हिस्सा भी हैं। इसी के साथ हमारी जो सरकार है वो कई तरह के ऐसे प्रयास कर रही है कि हमारे समुद्री जीवों पर ये जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उनका कोई ना कोई समाधान किया जा सके। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो हमारा सारा ध्यान जंगलों या बस्तियों की ओर जाता है। समुद्रों और दूसरे जलीय स्रोतों को हम लगभग भूल से जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि धरती पर 70% पानी है और इस पानी में भी जलीय जीवन अंगड़ाई ले रहा होता है। हाल के दिनों में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ओर भी पर्यावरणविदों का काफी ध्यान गया है। हमारे समुद्र और महासागर मछली उत्पादन और पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल इंसान लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फेंक रहा है, जिससे जलीय जीवों और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो इसके भयंकर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी ओर भारत ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की जरूरत को समझा है। खास तौर से मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है जिनसे जलीय परितंत्र भी सुरक्षित रहे और आर्थिक गतिविधियां भी शिथिल न पड़े। 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति इसी तरह का उपाय है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2573 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी हिस्सा है। समुद्री भोजन, खास तौर से मछलियां, देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान दे रही है। इसके अलावा कई पर्यावरण हितैषी तकनीक भी अपनी भूमिका निभा रही है। RAS तकनीक, मछली पकड़ने की पिंजरा तकनीक, समुद्री खरपतवार का निस्तारण भी ऐसी ही कदम है। इसके अलावा प्रजनन के समय मछली पकड़ने पर पाबंदी और इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सौर संयंत्रों की स्थापना भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए दिए गए। इस योजना में मछलियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसी तरह भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मछली कारोबार में इस तरह के उपायों को अपनाने पर जोर दे रहा है, जिससे मछली कारोबार से समुद्री पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो।
हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए और दूसरे किसानों को खेती किसानी के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए हमारी जो सरकार है वो हमारे सफल किसानों को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित करती है। तो आइए देखते हैं आज के सफल किसान की सफलता की गाथा। नानादरो बी मारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक पश्चिम गारो हिल्स जिले मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नानादरो बी मारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है। नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। ICAR द्वारा खरीफ फसलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए।
इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियाने और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जारी किया है, आइए डालते हैं एक नजर। तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मौसम है, काफ़ी हिस्सा पर आज एडवांस हो चुका है और महाराष्ट्र का कोंकण गोवा कवर है। बॉम्बे भी आज मानसून सुबह आ चुका है और उसके साथ साथ हमारा नागपुर जो है विदर्भ इलाका है, वहाँ तक भी मानसून पहुँच चुका है। तो अभी जो लेटेस्ट जो उत्तर भाग है जहाँ जहाँ मानसून कवर किया है वो गुजरात, साउथ गुजरात, वलसाड, देन उसके बाद जो है नासिक, मालेगांव और नागपुर और भद्राचलम है आंध्र प्रदेश का, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, और टूनी एक कोस्टल स्टेशन है, और उसके साथ साथ वो बे ऑफ बंगाल को होते हुए हमारा जो बांग्लादेश से लेकर के बागडोगरा तक गया है। और अभी जो लेटेस्ट है आज का जो है, बॉम्बे में हैवी रेनफॉल चालू है। बॉम्बे में आज सुबह से लेकर के अभी तक जो है 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर बारिश हुआ है। इसीलिए जो फ्लडिंग का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आगे भी बरसेगा। 3 दिन तक जो है हम लोग बॉम्बे 2 दिन रेड कलर रखे हैं, बॉम्बे और कोंकण का, पूरा कोंकण कोस्ट, और उसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ रेनफॉल होगा क्योंकि मानसून पहुंच चुका है। और जो वार्निंग हम कवर करे हैं वो है मध्य प्रदेश, जो पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो है कोंकण के बाद अगर बात करें तो उड़ीसा जो है काल से, मतलब 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो है हैवी रेनफॉल होगा। और जो हम अगर पूर्वोत्तर राज्य का बात करें वहाँ भी रेन होगा, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगा। और जहाँ तक उत्तर भारत का बात करें तो मानसून अभी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और जो इलाका रहेगा वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का कवर करेगा 11 तारीख तक, 11 जून तक, यानी 11-12 जून तक मानसून जो है केंद्रीय भारत और हमारा जो पूर्व उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा। और आगे जो है मानसून का मार्च जारी रहेगा, 14 तारीख तक दिल्ली आने का भी उम्मीद है। और जहाँ तक उत्तर भारत का तापमान का बात करें, अभी राजस्थान में 1 या 2 जगह पर हीट वेव है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत आइसोलेटेड जगह में। दिल्ली में काफ़ी नमी होने के कारण, जो पूर्वी हवा के कारण गर्मी और स्वेटिंग होता है, लेकिन हम जैसे बताया 13 या 14 का अगर बारिश हुआ ये भी कम हो जाएगा, यानी 2 दिन ओनली गर्मी रहेगा, 2 से 3 दिन ज़्यादा, 9, 10, 11, 12 ऑनवर्ड टेम्परेचर फॉल होगा। और जहाँ तक लाइटनिंग जो बोलते हैं, जो होता है, जो थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है, और जो गस्टी विंड होता है, जोर से जो हवा बहता है, वो आज हमारा वार्निंग है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और पूर्व मध्य प्रदेश और हमारा जो विदर्भ एरिया है। यहाँ जो है अगर हमारा किसान भाई कहीं खेती करते हैं या बाहर निकलते हैं तो थोड़ा देख के निकले। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।